हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट सेकंड इसलिए क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए थे इसी चैप्टर के, और आज के इस वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। What is placenta? Give its role during pregnancy. प्लेसेंटा क्या होता है और इसका क्या रोल है प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए भाई प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ है प्लेसेंटा, कहाँ होता है प्लेसेंटा। ठीक है, और प्लेसेंटा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि भाई ग्लैंड किसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि खुद प्लेसेंटा भी एक टेम्परेरी ग्लैंड है, कुछ समय के लिए बनने वाला ग्लैंड होता है ये। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ग्लैंड का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, आइदर रिलीज हार्मोन और टू रिलीज एंजाइम। अगर सेल्स का एक क्लस्टर एंजाइम रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अगर सेल का क्लस्टर हार्मोन रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ होता है प्लेसेंटा। अगर पोजीशन की बात की जाए तो यूट्रस की इनर लाइनिंग है ना, यूट्रस की इनर लाइनिंग और फीटस के बीच में जो एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है। टेम्परेरी कनेक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि कुछ मंथ के लिए ये बना रहता है। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी ग्लैंड कहते हैं। और लोकेशन क्या है, यूट्रस की इनर लाइनिंग, जिसको आप एंडोमेट्रियम भी कह सकते हैं या इनर लाइनिंग भी बोल सकते हैं। तो यूट्रस की इनर लाइनिंग और फीटस के बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी ग्लैंड विच हेल्प टू कनेक्ट फीटस विद द यूट्राइन वॉल। यूट्रस को वॉम्ब भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज तो आपको मालूम है। तो लोकेशन आपको क्लियर हो गई, प्लेसेंटा कहाँ होता है ना। अब प्लेसेंटा क्या चीज है, प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ग्लैंड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लोकेशन भी बताएंगे आप। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या रोल क्या है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए, प्रेगनेंसी एक वो टाइम पीरियड है जिसमें जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में चेंज होता है। एम्ब्रियो यूट्रस की इनर लाइनिंग से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, अब फिर उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। प्लेसेंटा ही एक वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके जरिए सभी न्यूट्रिएंट मदर बॉडी से उस फिटस तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, बाकी प्लेसेंटा का एक स्पेशल फंक्शन भी होता है, एक हार्मोन रिलीज करना। और वो हार्मोन कौन सा है, HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन एक वो हार्मोन है जो प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है या एज अ प्रोजेस्टेरॉन भी कह देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करता है ऐसा भी बोला जाता है, ये फंक्शन सेम ही है। ठीक है, कहां से रिलीज होता है HCG, प्लेसेंटा से रिलीज होता है, ये चीज याद रखनी है। रिलीज होने के बाद ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ओवरऑल जो भी प्रेगनेंसी पीरियड है उसको मेंटेन किए रखता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लेसेंटा बहुत जरूरी है, एक हेल्दी प्लेसेंटा होना, एक प्लेसेंटा। तो इसलिए प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान, क्योंकि फीटस की जो ग्रोथ होती है ना, जो फीटस सर्वाइव करता है, ग्रो करता है कुछ मंथ तक यूट्रस के अंदर, तो वो एक सफिशिएंट वे में न्यूट्रिएंट ले पाएगा, लेकिन अगर प्लेसेंटा ठीक होगा तो। ठीक है, तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में काम आता है HCG। पर HCG कहां से आया, प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा क्या है, इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प टू कनेक्ट फीटस विद द यूट्राइन वॉल, है ना, एंड हेल्प टू रिलीज a hormone which act as a progesterone hormone और a pregnancy hormone, जिसको किस नाम से जाना जाता है, HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ओवरी से जो एग की फॉर्मेशन होती है उसका थोड़ा मैकेनिज्म हमें समझाना होगा इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, चलिए देखते हैं डायग्राम के साथ। देखिए, सबसे पहले हम एक ओवरी की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ओवरी की स्ट्रक्चर है, ओवरी पेयर में होती हैं, ये मालूम है आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से
जुड़ी हुई हैं ये और उसका एक पार्ट है। ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी में चेंज होती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्शरी फॉलिकल में चेंज होती हैं और टर्शरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंजेस का कारण क्या है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन और उस हार्मोन का नाम होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH पिट्यूटरी से आने वाला एक वो हार्मोन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यहां पे तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है FSH, बाकी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है, जो पिट्यूटरी से आएगा और इन फॉलिकल को ग्रोथ पीरियड में ले जाता है और फाइनली प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शरी में, टर्शरी को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करा देता है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर ये जो सेल्स धीरे धीरे अपना साइज बड़ा कर रही हैं, जिसमें एक एग डेवलप हो रहा है ना, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? FSH। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत जरूरी हार्मोन होता है, इसी की वजह से जो है ग्राफियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब जब ये मैच्योर वाली कंडीशन आ जाती है ना, तो इस मैच्योर सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एग। ये एग बाहर आएगा, क्या है ये? एग। ये बाहर आएगा और इसके बाहर आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ठीक है, तो लेकिन ये बाहर आएगा, पर क्या इस काम में कोई हार्मोन है, कोई ऐसा केमिकल है जो मदद करता है? बिल्कुल, वो हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी से आता है, एंटीरियर वाले पार्ट से, है ना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर लेकिन किसी रीजन से CBSE ने अभी फिलहाल उसको चैप्टर को क्लास 10 से हटाया हुआ है, टर्मिनेट किया हुआ है, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के प्रिपरेशन में भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो इसी चैप्टर में से अराइज होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की अच्छी खासी डिटेल है अगर आप थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा करके पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए खैर, तो LH हार्मोन की मदद से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती हैं, उसके अंदर जो एग था वो बाहर निकल पाता है। और कौन काम कर रहा है इसमें? LH। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। और मैच्योरेशन वाले ट्रैक को कवर करने में कौन मदद करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शरी में, टर्शरी को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करने में मदद कर रहा है एक स्पेशल हार्मोन जो पिट्यूटरी के आगे वाले पार्ट से, मतलब एंटीरियर पार्ट से आता है, जिसका नाम है FSH। ठीक है, और जब मैच्योर सेल बन जाती हैं ओवरी के अंदर, तो उस मैच्योर सेल में से एग को बाहर निकालने में मदद करता है कौन? एक दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी के एंटीरियर वाले पार्ट से ही आता है, उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब LH, शॉर्ट में LH बोलते हैं उसको। ठीक है, लिख सकते हैं आप ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में, बाकी फुल फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए आपको। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और क्या काम करता है? ओवुलेशन मदद करता है। अगर कोई आपसे पूछता है भाई ओवुलेशन क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ठीक है, तो एग का फॉर्मेशन ओवरी से, लेकिन किसकी मदद से? LH की मदद से। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी क्वेश्चन नंबर 12 में। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ठीक, जब आप इतनी बात बता देंगे तो हमारे क्वेश्चन का तो आंसर हो चुका है कंप्लीट, लेकिन साथ में आप एक अलग से लाइन लिख सकते हैं, अलग से नोट वगैरह डालकर। ये आपको खुद मालूम भी होनी चाहिए, ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना फिर मैच्योर में, तो ये जो सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन सेल या ग्राफियन फॉलिकल बोल देते हैं। कि भाई स्टार्टिंग वाली थोड़ा सा और ग्रोथ हो गई, फिर थोड़ा और ग्रोथ हो गई, इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह डाल दिए। पर बाकी इन ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? उसका नाम है एस्ट्रोजन। नाम सुना भी होगा आपने। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन यहां से आता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? ये जो चैप्टर है ना आपका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बहुत बढ़िया चैप्टर है,
बहुत अच्छा चैप्टर है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो आगे 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने वाले हैं, मतलब मेडिकल में जाना चाहते हैं, ठीक है, नीट को क्रैक करना चाहते हैं और आगे अपना भविष्य मेडिकल सेक्टर में अच्छे से बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इस चैप्टर को जितना वो डिटेल में पढ़ेंगे 10th लेवल पर तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो अभी वो टाइम आ चुका है कि आपको अपनी पावर, हालांकि आप, मुझे मालूम है शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ा देनी है, ठीक है। अगर आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, हालांकि हमने 1 शॉट वीडियोस तो सभी चैप्टर्स पर क्लास 10 के लिए बना दी हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर की, उसको हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। फिर भी अगर आपको किस चैप्टर में डाउट लगता है तो एज अ रिक्वेस्ट प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि भाई इस चैप्टर में डाउट है या ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो उसको सेपरेट वीडियो बनाकर भी मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो बात चल रही थी हमारे पास कि भाई व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पूरा प्रोसेस होता है ना, 28 डेज का प्रोसेस होता है, 28 दिन की एक साइकिल होती है। अब ऐसा नहीं मैंने कहा कि 1 तारीख से लेकर 28 तारीख, 28 दिन का चार्ट होता है ये, है ना, एक फ्लो चार्ट होता है। मैं आपको डायग्रामेटिक समझाऊंगा, हालांकि इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से भी अगर उसको आपने देखा भी होगा बल्कि, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी रिवाइज करा देता हूं आपको। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल बॉडी में चलने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जो 28 दिन में कंप्लीट होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर महीने की 1 तारीख को ही वो स्टार्ट होगा, वो हर एक फीमेल का अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो फीमेल बॉडी का कैसा हार्मोनल लेवल है, हार्मोन्स कितने बैलेंस कंडीशन में है या डिस्टर्ब है, तो उस चीज़ के आधार पर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट है वो अप डाउन होती है, ठीक है। अगर बॉडी में बिल्कुल परफेक्ट हार्मोन्स की कंडीशन है, कोई अनबैलेंसिंग नहीं है हार्मोन्स को लेकर, बॉडी हेल्दी स्टेट में है, तो ऐसे में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एग्जैक्ट 28 दिन की बनी रहती है। लेकिन अगर हार्मोन्स को लेकर कुछ इशू है तो उसमें वो कभी 28 दिन, कभी 25 दिन, कभी हो सकता है 30 दिन में ये साइकिल कंप्लीट होती है। पर ये जो 28 दिन के साइकिल का प्रोसेस जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं, पर ये एक्चुअल में है क्या, और 28 दिन में किस किस दिन क्या क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। और प्लीज़ एक चीज़ मत भूलिएगा, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करने के बाद और ऑल पर जरूर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। देखिए यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इस तरीके से मैंने डेज को नोट कर दिया है, ये 1 और ये 28 और जस्ट हाफ में कितना 14, ठीक है ना। अब इसमें 2nd, 3rd, 4th, उसके बाद 5 से लेकर 13 तक, फिर 14, 15, 16 और 19। आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ काउंटिंग का पैटर्न अनक्लियर है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझे पूरे अच्छे से याद है, लेकिन मैंने यहाँ पर उन्हीं डेट को मेंशन किया है जो एक कुछ प्रोसेस से जुड़ी हुई है ना। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना, उसको 4 स्टेजेस में बांटा जाता है। कितनी स्टेजेस में बांटा जाता है? 4 स्टेज में, ठीक है। 4 स्टेप मानकर चलिए आप चाहे उसको। पहला स्टेप मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है या पहली स्टेज क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की? जो 28 दिन का चार्ट है जो ह्यूमन फीमेल में देखा जाता है, ठीक है। 28 दिन एग्जैक्ट उन्हीं फीमेल में देखा जाता है जिसमें हार्मोन्स बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पर होते हैं, मतलब कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। तो अब पहली स्टेज को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। ये करीब 4 दिन का प्रोसेस होता है। कितने दिन का होता है? 4 दिन का प्रोसेस, मतलब साइकिल की स्टार्टिंग के 4 दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो देखा जाता है, ठीक है, जिसको मेंसेस भी कहा जाता है। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है? फीमेल बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पर
वेजाइनल ट्रैक्ट से एक डिस्चार्ज होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग भी हो सकता है, डिग्रेडेड स्पर्म होती हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। तो इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब एज अ वेस्ट। तो साइकिल के स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन बोल सकते हैं, बाकी साइंस के अकॉर्डिंग तो आप उसको 4 कंसिडर करके 4 ही कंसिडर करके चलिए अभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 दिन में क्या होगा, वेस्ट बाहर निकलेगा। क्लियर हुआ, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो है। सेकंड प्रिपरेटिव फेज। प्रिपरेटिव फेज करीब 5 से 13, ठीक है, 5 to 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भी स्टार्टिंग डेट है, मान लीजिए कि 5 तारीख से, मान लीजिए कि 2 तारीख से मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी ह्यूमन फीमेल में स्टार्ट होती है, तो 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है, कैलेंडर के हिसाब से क्या है, 2 तारीख है ना, लेकिन उसको फर्स्ट डे मानेंगे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का जो चार्ट है उसमें स्टार्टिंग को 1 मानते हैं, चाहे वो 2 तारीख से स्टार्ट हो रही हो कैलेंडर के हिसाब से या 20 तारीख से शुरू हो रही हो, ठीक है ना। तो प्रिपरेटिव जो फेज होती है, प्रिपरेटिव फेज मतलब प्रिपरेशन, तैयारी चलेगी यहां पर, है ना। तो वो कितने से कितने दिन तक होती है, 5 से लेकर 13 तक, है ना। तो 5 to 13, ठीक है, प्रिपरेटिव फेज होती है। अब प्रिपरेशन चल रही है, बात ठीक है, मतलब तो हमें पता चल गया भाई तैयारी चल रही है, पर कहां चल रही है तैयारी, 2 जगह तैयारी चलती है, ये चीज आप याद रखना। प्रिपरेटिव फेज 2 जगह चलती है, एक यूट्रस में और एक ओवरी में। यूट्रस में क्या तैयारी चलती है, ये पॉसिबिलिटीज होती है कि भाई अगर आगे चलकर भविष्य में कुछ समय बाद अगर बाई चांस जाइगोट बन जाता है, मतलब एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया और एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो को प्लेस करने के लिए जगह चाहिए ना, ठीक है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो यूट्रस में सारी तैयारी चलती है, सब कुछ अगर डिस्टर्बेंस है तो उसकी रिपेयरिंग वगैरह चलती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रिपरेटिव फेज, जो 5 से 13 के बीच में होगा। तो मैंने बताया ना आपको 2 जगह तैयारी चलती है एक साथ एक ही समय पर, है ना। ड्यूरेशन क्या रहेगा, 5 to 13 के बीच, और उसी समय ओवरी के अंदर भी। अब ओवरी में क्या बदलाव होगा, ओवरी का मैंने अभी आपको इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया था ना, डायग्राम बनाकर मैंने समझाया था। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, 5 से 13, है ना, 5 to 13th डे के बीच प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में चेंज होती है, सेकेंडरी टर्शियरी में, टर्शियरी मैच्योर फॉलिकल में, और इनके अंदर एक एग तैयार होने लगता है, ठीक है। और 13th डे तक वो फुल्ली तैयार हो जाता है, एक मैच्योर स्टेट में आ जाता है। क्लियर, इतनी बात सही है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज, थर्ड पर। थर्ड स्टेज है 14th, ठीक है, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है ओव्यूलेशन। मतलब 13th डे के बाद जो 14th नंबर आएगा, मतलब 14th डे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का किसी भी ह्यूमन फीमेल में, तो उस दिन ओवरी से एग बाहर निकलेगा, ओवरी से एग बाहर निकलेगा। बॉडी का इस दिन स्लाइटली टेम्परेचर भी थोड़ा राइज हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो हालांकि एक अलग चीज है, अलग से उसको समझेंगे, सिम्टम्स वगैरह जो भी हैं। तो थर्ड स्टेज का क्या मतलब है, एक ऐसी स्टेज जब ओवरी से एग बाहर निकलेगा, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन, है ना। और ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओवरी से एग बाहर निकला। कब निकलेगा ये, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 3 स्टेज क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आपने प्रीपेड पोस्टपेड सुना है ना, मोबाइल के केस में सुना होगा। प्रीपेड मतलब शुरू में रिचार्ज जैसे आप कराते हैं ना, आपने जो भी कॉल वगैरह करनी है उससे पहले। और पोस्ट वाले में क्या होता है, पहले आप पूरे महीने अच्छे से मजे ले लेते हैं, जो भी आपको कॉल वॉल करनी थी, डेटा वगैरह, और लास्ट में फिर बिल जनरेट होता है, तब देख कर पता चलता है अच्छा इतनी सारी कॉल कर दी हमने। तो पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओव्यूलेशन के बाद की स्टेज, जो कहां से कहां तक है, 15th से 28 तक, ये पूरा प्रोसेस। ये 14th डे के लिए था,
15 से 28 तक का जो राउंड है इसको बोलेंगे हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब देखिए इसमें क्या होता है, 15 और 16 अप्रॉक्स 2 दिन ओवरी से जब एग बाहर निकल जाता है ना, तो उस एग को फिम्ब्राई कैप्चर करती हैं। ओवरी के जस्ट ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ओविडक्ट होता है ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो उस ओविडक्ट के 2 सिरे होते हैं, 2 किनारे होते हैं, एक यूट्रस की तरफ होता है और एक ओवरी की तरफ होता है। तो वो क्या करता है, जो ओवरी की तरफ वाला हिस्सा है वहां पे फिम्ब्राई होती हैं ओविडक्ट के एक्सट्रीम एंड पर, तो ऐसे एग को कैप्चर कर लेता है और अपने अंदर ले जाता है। ठीक है, क्योंकि एग में मूवमेंट अपने आप से नहीं होती है, एग के पास कोई सील या फ्लैजिला इस तरह की चीज नहीं होती, तो फिम्ब्राई की मदद से वो अंदर तक पहुंच पाता है। तो 15th और 16th 2 दिन लग जाते हैं ओवरी से निकलने के बाद एग को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में। ठीक है, अब वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया है, 2 दिन लग गए हैं, लेकिन उसके आगे क्या हुआ भाई, क्योंकि अभी डेज तो हमें 28 तक समझने हैं। 17, 18 और 19, 17, 18 और 19, इन 3 दिन के लिए एग वेट करेगा स्पर्म का कि भाई स्पर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर स्पर्म आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि भाई एग फर्टिलाइज हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट उसी समय रुक जाएगी और प्रेगनेंसी पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उस 3 दिन की ड्यूरेशन में स्पर्म नहीं आता है, या स्पर्म ज़्यादा पहले आ जाता है या ज़्यादा बाद में आता है, तो ऐसी कंडीशन में एग जो है वो काफ़ी टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, बाद में वो स्पर्म से कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नाराज हो जाता है एक तरह से। क्लियर, समझ गए आप? ठीक है, तो जब अब हमें कौन सा केस लेना है, जब स्पर्म या तो ज़्यादा जल्दी आ गया या फिर नहीं आया या फिर बहुत देर से आया, तो एग हार्ड हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर करना है टॉपिक को, ना कि प्रेगनेंसी वाले प्रोसेस को। ठीक है, तो 17, 18 और 19 इन 3 दिन का प्रोसेस भी आपको पता चल गया है। अब एग हार्ड हो चुका है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 और लास्ट 28 तक, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फुल्ली डैमेज हो जाती है, पूरी तरह से हार्ड हो चुकी होती है, एक तरह से वेस्ट बन चुका है ये, है ना। और यूट्रस की इनर लाइनिंग वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है, मतलब जो तैयारी की गई थी एम्ब्रियो के अटैचमेंट को लेकर। ठीक है, पर ऐसा प्रोसेस नहीं चला, इसलिए वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और फाइनली, और जैसे ही 29th डे होगा, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से फर्स्ट डे, तो मैंने बताया था ना आपको, साइकिल की स्टार्टिंग डेट में वेस्ट बाहर निकलता है, पर वो वेस्ट कहाँ से आया, पहली साइकिल के पूरे प्रोसेस के दौरान जो बना। तो पहली साइकिल का जो वेस्ट होता है वो अगले साइकिल के स्टार्टिंग के 4 डेज तक निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक आपको प्रोसेस पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हालांकि 10th में इतना नहीं है, पर फिर भी आप समझ लेंगे, तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट 3 वेज टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। 3 तरीके बताने हैं जिसके जरिए प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट, कैलेंडर प्रोसेस। ठीक है, सेकंड, बैरियर मेथड्स। थर्ड, सर्जिकल मेथड। ठीक है, फर्स्ट, कैलेंडर प्रोसेस। कैलेंडर प्रोसेस का मतलब होता है जनरल एक ऐसा मैकेनिज्म, सीधी सी बात, डॉक्टर पेशेंट को, पेशेंट मतलब जो कपल्स हैं, उनको समझाया जाता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, और इसकी थोड़ा सा एक ओवरव्यू में डिटेल दी जाती है। ठीक है, जिसके जरिए व्यक्ति को नॉलेज हो जाती है भाई कब एग रिलीज होता है और कब कितना टाइम पीरियड तक वो सर्वाइव करता है, कितने दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। मतलब एक ओवरव्यू में समझा दिया जाता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस क्या होता है, उसको कैलेंडर प्रोसेस कहते हैं। सेकंड मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब एक बैरियर, जब मेल बॉडी के जरिए स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्डम या फेमडॉम वगैरह इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो बैरियर मेथड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका बेसिक टारगेट क्या होता है कि स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर तक ना जाने देना। ठीक है, तो इसके जरिए भी अवॉइड किया जा सकता है प्रेगनेंसी को। नंबर थर्ड, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जरी का जिक्र किया जाता है, मतलब ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी।
फैलोपियन ट्यूब को आप कट कर रहे हैं तो ट्यूबेक्टोमी, अगर वास डेफरेंस को कट कर रहे हैं तो वासेक्टोमी, क्योंकि वास डेफरेंस ही वो डक्ट होती है, वो ट्यूब होती है जिसके जरिए स्पर्म यूरेथ्रा वाली ट्यूब में एंटर कर पाते हैं टेस्टिस से निकलने के बाद। ठीक, तो वासेक्टोमी क्लियर हुआ। और ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब ही एक वो रास्ता है जिसके जरिए स्पर्म एग तक पहुंचते हैं। ठीक, तो उसको कट कर दिया जाता है। तो ये 3 मेथड है जिसके जरिए प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल बॉडी। देखिए, मेल बॉडी के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, दोनों ही टेस्टिस का सेम काम होता है। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल। टेस्टिस से एक हार्मोन जनरेट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है। ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होने के बाद मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको बढ़ावा देता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब ओवरऑल बॉडी पर जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ओवरऑल फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये सब काम करता है। बाकी इसको बोलते क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है, टेस्टिस से। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन नंबर 15 में। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नेम द सेक्स हार्मोन secreted by the male and female sex organ in human being। ह्यूमन बीइंग में जो मेल और फीमेल बॉडी का जिक्र आता है उनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, उन सेक्स ऑर्गन के जरिए जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो वो हमें बताना है। तो देखिए, मैं आपको यहां पर लिखकर समझा देता हूं। मेल बॉडी में टेस्टिस होती हैं और टेस्टिस से रिलीज होता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है जो टेस्टिस से रिलीज होता है। टेस्टिस 2 होती हैं, दोनों टेस्टिस से रिलीज होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है मेल बॉडी का। क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या होता है, मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाए रखना इसमें मदद करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, प्यूबर्टी की स्टेज से क्या होता है ना, एक ओवरऑल हाइट पैटर्न और एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है व्यक्ति, तो वो चीज जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बेसिस पर ही डिसाइड की जाती है। और वो किस वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक, ओवरऑल हाइट पैटर्न है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉर्सेंस इन वॉइस है, आवाज थोड़ा भारी हो जाती है बॉयज के केसेस में। तो ये सारी चीजें है ना, कोई भी आप इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से फीमेल बॉडी का भी जिक्र कर लेते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी। फीमेल बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट जिससे सेक्स हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है ओवरी। ओवरी भी पेयर में होती हैं। ठीक, ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो सेक्स हार्मोन माना जा सके, वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की 2 स्पेलिंग होती है, ओ से स्टार्ट करें यहाँ पे, ई से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पर ओ से स्टार्ट कर दिया उसको। तो एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये 2 सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन किससे रिलेट करता है, मेल बॉडी से, और एस्ट्रोजन रिलेट करता है फीमेल बॉडी से। फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट से रिलीज हुआ, ओवरी से, और टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज हुआ, टेस्टिस से। क्लियर हो गई बात। जैसे टेस्टोस्टेरोन फंक्शन करता है लगभग सेम उसी तरह से ये भी करता है ना, बस ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अब देखिए क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उनको स्टार्ट कराते हैं प्यूबर्टी की स्टेज से, जैसे कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन, डीपिंग इन वॉइस, आवाज थोड़ा सा पतली होती है ना गर्ल्स के केस में, तो ये सारे काम कराता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज हो रहा है और एस्ट्रोजन कहां से रिलीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ इज रीजनरेशन डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्रिएट करना है। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ को इंडिकेट करता है, लेकिन कहां से, जाइगोट से। जब स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट के आगे जो प्रोसेस है ना, तो
ग्रोथ पैटर्न से जुड़ा हुआ है। तो आगे का जो प्रोसेस है ग्रोथ पीरियड, वो सब किससे जुड़ता है? रिप्रोडक्शन वाले शब्द से। लेकिन जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन में ग्रोथ पैटर्न होता है लेकिन वो कटेड पार्ट से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? जाइगोट से शुरू हो रहा है। तो ये एक मेन डिफरेंस है जो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। दूसरा मेन डिफरेंस, रीजनरेशन सभी में नहीं होता है ना, लेकिन रिप्रोडक्शन पावर सभी में होती है, भले ही वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पावर हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पावर। क्लियर? तीसरा पॉइंट भी आप बता सकते हैं, रीजनरेशन नहीं जुड़ा हुआ है किस चीज से? जाइगोट फॉर्मेशन से। लेकिन रिप्रोडक्शन में जाइगोट रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन का भी जिक्र आता है, वो जुड़ा हुआ है, वो इन्वॉल्व है जाइगोट फॉर्मेशन से, लेकिन रीजनरेशन जाइगोट फॉर्मेशन से इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? इसमें तो सिंपल क्या होता है ना कि बॉडी का कोई पार्ट, मान लीजिए स्किन में कट लग गया है, कोई डैमेज हो गया है थोड़ा बहुत, तो स्किन दोबारा से आ जाती है, पर क्या ये रिप्रोडक्शन थोड़े ना ये, तो ये रीजनरेशन है, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नेम दोज पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फूल के उन हिस्सों के नाम बताने हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो, जैसा कि टेस्टिस, ओवरी, एग, स्पर्म, ठीक है। तो देखिए टेस्टिस, मेल बॉडी में टेस्टिस पेयर में होती हैं, टेस्टिस से क्या रिलीज होता है? स्पर्म रिलीज होता है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, बल्कि है ना, रिलीज से ज्यादा अच्छा है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, है ना। इसी तरह का कोई पार्ट हमें सोचना है फ्लावर के केस में, ये मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, टेस्टिस रिलेट कर रही है किससे? एंथर से। अब ओवरी, ओवरी के लिए जो नाम होता है, भाई ओवरी तो नाम ह्यूमन में चलता है ना, ह्यूमन फीमेल में, और बाकी अगर आप फ्लावर की स्ट्रक्चर सोचेंगे, आप एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो वहां पर भी ओवरी एज सच ही मिल जाता है नाम, तो ये सेम रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है एग। अब देखिए ह्यूमन के केस में, ह्यूमन फीमेल में ओवरी के अंदर एग तैयार होता है। अब आप सोचिए बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्ट्रक्चर को, वहां पे ओवरी के अंदर क्या तैयार होता है? ओव्यूल। क्या बोलेंगे आप? ओव्यूल। तो एग किसके सिमिलर होगा? ओव्यूल के, ठीक है, फ्लावर के केस में। मेल बॉडी में टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस से स्पर्म बनते हैं। इसी तरह से फ्लावर के केस में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्पेशली क्या होता है कि जो स्टामेन है, स्टामेन का मेन पार्ट क्या है? एंथर। तो एंथर से क्या प्रोड्यूस होता है? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का, बल्कि आप डायरेक्ट एग्जैक्ट नाम लिख सकते हैं, जैसे रिलेट करने वाली बात चल रही है, मेल गैमेट, है ना। मेल गैमेट, क्लियर? 2 मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कमेंट ऑन दिस, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, ठीक है। वेरिएशन बहुत जरूरी होता है किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल भाई। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंजेस, है ना। तो आप एक बात सोचिए, अगर कोई स्पीसीज है, कोई प्रजाति है, हालांकि थोड़ा सा ये हेरिडिटी वाले चैप्टर का टच दे रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, इसमें भी आ सकता है ये। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको कमेंट करना है, बताना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि भाई वेरिएशन कैसे एसेंशियल होता है, जरूरी होता है किसी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। आप एक बात सोचिए ना, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है ना, अफ्रीकन एप से जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो वेरिएशन के बेस पे तो हुआ है। वेरिएशन ऐसा नहीं है कि भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार को वेरिएशन आया और उससे एक नई प्रजाति बन जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। ये वेरिएशन जरूरी होता है, और जब काफी समय तक चलता रहता है, कई 100 जनरेशन पास आउट हो जाती हैं, तब जाकर रिजल्ट में एक नई प्रजाति तैयार हो पाती है। मॉडिफिकेशन तभी होता है, ह्यूमन का खुद इसी तरीके से हुआ है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं डायनासोर्स की, हालांकि कुछ साइंटिस्ट, सबका अलग अलग मानना है, तो कुछ थ्योरीज ऐसी भी आई कि हाँ भाई डायनासोर्स का भी इवोल्यूशन हुआ है, और काफी का मानना है कि डायनासोर का इवोल्यूशन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो कोई भी प्रजाति अगर अपने अंदर चेंजेस करती रहती है ना हर एक स्टेप पर, तो एक ना एक समय पर क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव होता है। तो हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, प्रोसेस को स्पीसीएशन, हेरिडिटी वाले चैप्टर के हिसाब से। पर लेकिन यहां पर आपको बताना है कि वेरिएशन बहुत जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए किसी भी स्पीसीज की ओवर टाइम, क्योंकि सराउंडिंग में जो बदलाव आते हैं ना उसके हिसाब से आपको बदलना होता है।
आप सोचिए क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड अगर आने लगते हैं, है ना, तो आप अगर अपना वही पुराना मेथड ले रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिर्फ हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं, चैप्टर को ज्यादा डेप्थ से नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या आप सारे क्वेश्चन एग्जाम के कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। नहीं, डराने वाली बात नहीं है, मैं आपको एक क्लियरिटी बता रहा हूं, आपको भी मालूम है। पर कई बार क्या होता है, कोई चीज मालूम होती है फिर भी सामने वाला जब बताए तब वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपको भी, जैसे आप अप्रैल में आपने एंटर किया क्लास 10th के अंदर, क्लास 10 को लेकर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो अप्रैल में क्या आपको सारे चैप्टर मालूम थे? नहीं ना। आपने धीरे धीरे एक चैप्टर कवर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पहले बेसिक लिया, फिर थोड़ा और डिटेल में पढ़ा उसको, फिर उसके लिए कोई सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करके देखी, फिर आपने हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर किया। तो धीरे धीरे अब जो आपकी बॉडी है वो पहले से बिल्कुल अलग है। अप्रैल के केस में जो आपकी ब्रेन लेवल था और अब जो आपका ब्रेन लेवल है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब आपके पास बहुत सारा डेटा है, क्लास 10th की साइंस की नॉलेज को लेकर बात चल रही है, ठीक है। तो पहले इतना नहीं था, ब्रेन वही है, मैं आपको समझा रहा हूं और आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो मेरे से ज्यादा तो आपका इन्वॉल्वमेंट है ना इसमें, क्योंकि लिखना आपको ही है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आपकी ब्रेन की क्वालिटी है, आपने उसको कितना गहराई से समझा, चीजों को कितना रियल चीजों से जोड़कर देखा और अपने ऊपर अप्लाई करके देखा, कितनी प्रैक्टिस की। तो मेन मेहनत आपकी है, ठीक है। सिंपल सी बात कि चेंजेस होता है, पर चेंजेस एक समय पर, चेंजेस कोई एकदम से नहीं आता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। तो लेकिन बदलाव उसी का आता है जो अपने ट्रैक पर बना रहता है, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? ये थोड़ा सा सिलेबस से बाउंड्री लाइन पर जा रहा है क्वेश्चन। स्पोरोपोलेनिन ये मुझे ऐसे ही थोड़ा याद सा आ गया था, तो मुझे लगा कि चलो ऐड कर देते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इसके लिए देखिए, आपको एंथर जो होता है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो स्टामेन है, स्टामेन के अंदर जो एंथर वाला पार्ट होता है फिलामेंट के जस्ट ऊपर, उस एंथर के अंदर स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, और जब उनका डेवलपमेंट होता है उसके बाद फाइनली एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन का जिक्र एनसीईआरटी में किया हुआ है। पोलन ग्रेन की दो लेयर होती हैं, बाहर एक्साइन लेयर होती है, थोड़ा टफ होती है, और अंदर इंटाइन लेयर होती है। पर लेकिन स्पोरोपोलेनिन कहां है? यहीं छुपा हुआ है स्पोरोपोलेनिन। जो एक्साइन लेयर टफ होती है ना, वो किस वजह से, किस केमिकल की वजह से टफ होती है, उसी को बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन एक वो सब्सटेंस है, एक वो केमिकल सब्सटेंस आप कह सकते हैं, जो एक्साइन में प्रेजेंट होता है, लेकिन ओवरऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। 2 से 3 जगह ऐसी रह जाती हैं जब एक्साइन की जो थिकनेस है वो थोड़ा कम होती है, ठीक है, और उसी पॉइंट से पोलन ट्यूब निकलकर बाहर आती है। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जो 2 या 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि थिकनेस थोड़ा कम रह जाएगी बाय नेचर, किस चीज की? एक्साइन की, उस पॉइंट को बोलते हैं जर्मपोर। तो काफी डेप्थ से आपको 2 चीज पता चल गई हैं कि पोलन ट्यूब किस पॉइंट से बाहर आती है, जर्मपोर से बाहर आती है। पर लेकिन जर्मपोर कितने हो सकते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया, और एक्साइन हार्ड क्यों है, उस केमिकल का नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने टॉप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, सब्जेक्टिव, अलग अलग जहां से हमने उसको कलेक्ट किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ अपने पास से ऐड किए, और 20 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, ठीक है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने कवर किए और 10 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले चैप्टर के, ठीक है। धन्यवाद।